एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू +2 इंग्लिश क्लास। हम लोग चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम ऑलरेडी 3 मॉड्यूल्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब चौथा और फाइनल मॉड्यूल है चैप्टर को डिस्कस करने का। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक ब्रीफ सी रिकैप्चुलेशन कि हमने अभी तक क्या पढ़ा इस चैप्टर में। अभी तक हमने जेमिनी स्टूडियोज़ के मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की। कोटमंगलम सुब्बू जो नंबर 2 पर हैं जेमिनी स्टूडियोज़ में, उनके बारे में चीज़ें डिस्कस की। फिर उसके बाद डिस्कस किया कि किस तरह से एमआरए के लोग लगभग 200 लोग जेमिनी स्टूडियोज़ आए और जेमिनी स्टूडियोज़ के लोगों ने या लोकल तमिल्स ने उनके द्वारा मंचित 2 नाटकों को बहुत ज़्यादा पसंद किया और किस तरह से उन नाटकों में एमआरए के नाटकों की तरह ही सनराइज़ और सनसेट के पर्टिकुलर सीन्स डाले जाने लगे। उसके बाद अभी हम पढ़ रहे थे कि कोई अंग्रेज़ पोएट या संपादक है, वो आने वाला है जेमिनी स्टूडियोज़। वो किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसका नाम भी किसी को नहीं पता है। और जेमिनी स्टूडियोज़ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्हें ज़्यादा पोइट्स का पता भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्सवर्थ, टेनिसन या बड़े ही ज़्यादा कोई पढ़े लिखे हैं उनको इलियट जैसे कवियों के नामों का पता है। तो वो सारे ही सोच रहे हैं कि अब कौन सा कवि जेमिनी स्टूडियोज़ आ रहा है, वो कवि है, संपादक है, उसके आने का क्या पर्पस है, वो किसी को भी क्लियर नहीं है। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। द बॉस रेड, यहाँ से शुरू करेंगे हम। द बॉस रेड कहते बॉस ने पढ़ा आउट अ लॉन्ग स्पीच, कहते हमारे बॉस ने भी लंबा भाषण पढ़ा। इट वॉज ऑब्वियस, कहते ये स्वाभाविक था, स्पष्ट था, दैट ऑब्वियस स्पष्ट, दैट ही टू न्यू प्रेशियस, प्रेशियस होता है बहुमूल्य, बहुत कीमती, लिटिल, लेकिन प्रेशियस लिटिल का मतलब यहाँ पर इकट्ठे हो गया बहुत कम। अबाउट द पोइट और द एडिटर, कहते ये स्वाभाविक था कि हमारा जो बॉस था उसको भी उस एडिटर, उस संपादक या पोइट के बारे में बहुत कम जानकारी थी। द स्पीच वॉज ऑल इन मोस्ट जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स मतलब आम भाषा में, मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं थी वो स्पीच। जनरल सी टर्म्स का इस्तेमाल किया गया था, आम सी बातों को डिस्कस किया गया था। बट हियर एंड देयर, लेकिन कहीं कहीं इट वॉज पेपर्ड, पेपर ऐसे काली मिर्च को कहते हैं पेपर, पेपर करना मतलब काली मिर्च छिड़कना या चीज़, पेपर करना, छिड़कना या बौछार होना, विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, कहते लेकिन उस भाषण को में कहीं कहीं फ्रीडम स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, लोकतंत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था उस भाषण के बीच। देन द पोइट स्पोक, कहते उसके बाद पोइट बोला। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड, एड्रेस करना संबोधित करना, अ मोर डेज्ड, डेज्ड हैरान भौंचक्का होने वाली, एंड साइलेंट ऑडियंस, ऑडियंस श्रोता, कहते उसके बाद जब पोइट बोला तो शायद ही कुडंट हैव एड्रेस्ड, कहते उसने शायद इतनी डेज्ड, इतनी हैरान और शांत श्रोताओं को कभी भी संबोधित नहीं किया होगा। नो वन न्यू वट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, क्यों थे सब लोग शांत और हैरान, क्यों, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहा था। एंड हिज एक्सेंट, एक्सेंट उच्चारण का तरीका, बोलने का तरीका, डिफीटेड एनी अटेम्प्ट एट, अटेम्प्ट ट्रायल, प्रयास, टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग, कहते और अगर हम कोशिश करते भी ये पता लगाने की कि वो क्या बोल रहा है, तो उसका जो एक्सेंट था, उसका जो बात करने का, उच्चारण करने का तरीका था, वो हमारे हर प्रयास को डिफीट कर दे रहा था, विफल कर दे रहा था। डिफीट करना, हराना, विफल करना। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, कहते वो जो पूरा कार्यक्रम था वो चला लगभग 1 घंटा, मतलब वो जो पोइट का भाषण है वो लगभग 1 घंटे तक चला। देन द पोइट लेफ्ट, तब वो पोइट वहाँ से चला गया। एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स करना होता है तितर बितर होना, अलग अलग हो जाना। इन अटर, अटर बहुत ज़्यादा, बेफलमेंट, हैरानी। व्हाट आर वी डूइंग, कहते वो पूरा कार्यक्रम लगभग 1 घंटा चला, उसके बाद वो पोइट चला गया और हम लोग भी सब तितर बितर हो गए, बहुत ही ज़्यादा हैरानी के साथ। क्या हैरानी थी उन लोगों को? व्हाट आर वी डूइंग, कि हम कर क्या रहे हैं। व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, सॉर्ट प्रकार, किस्म,
कहते एक अंग्रेज कवि ऐसे फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा था जहाँ पर तमिल फिल्में बनती हैं, तमिल बिल्कुल साधारण और सिंपल तमिल लोगों के लिए, पीपल हुज लाइफ्स लीस्ट अफोर्डेड, अफोर्ड करना होता है खर्चा सहन करना या वहन करना, ऐसे लोग जिनके जीवन बहुत कम इस चीज़ को वहन कर सकते थे। द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग, कल्टिवेट करना होता है, कल्टिवेट करना ऐसे फसल उगाने के लिए भी कहते हैं, अभ्यास करने के लिए भी और उन्नत करने के लिए, यहाँ है उन्नत करने से। अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, कहते वो तमिल लोग जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, जो इस चीज़ का के लिए समर्थ ही नहीं थे कि वो अंग्रेज़ी पोइट्री के लिए, अंग्रेज़ी कविता के लिए टेस्ट, पसंद जो है वो अपने अंदर उन्नत करें। द पोएट लुक्ड प्रेटी बैफल्ड टू, कहते वो जो पोएट था वो भी काफ़ी बैफल्ड, काफ़ी कंफ्यूज्ड, काफ़ी परेशान लग रहा था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शीयर, शीयर कंप्लीट, शुद्ध, निपट, इनकन्ग्रुटिव, असंगति, बेमेल होना, ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स, थ्रिल्स रोमांच, एंड ट्रैवल्स, ट्रैवल्स परिश्रम, कठोर परिश्रम, ऑफ एन इंग्लिश पोएट। कहते पोइट भी बहुत ज़्यादा बैफल्ड था, भौचक्का था, हैरान था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट, क्योंकि उसने भी महसूस हुआ किया होगा उस कंप्लीट विसंगति को। ऑफ हिज टॉक अबाउट थ्रिल्स, वो जो बात कर रहा था एक अंग्रेज कवि के तौर पर अपने रोमांच की या अपने कड़ी परिश्रम की, उस बारे में वो उन आम लोगों से जो बात कर रहा था, शायद उस पोइट ने भी उसकी बात और उन लोगों के बीच में जो विसंगति थी उस चीज़ को बड़े अच्छे से समझा। अब नेचुरल है आप ही लोगों के सामने कोई अंग्रेज़ आ जाता है, आपको पता नहीं है कि वो किस बारे में बात करने वाला है, हमारा बोलने का, समझने का तरीका जो है वो बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसा नहीं है, तो नेचुरल है अगर वो आपके सामने कुछ भी बोल जाएगा आपको समझ नहीं आएगा, 1 घंटे तक वो बोलता रहेगा, आपको क्या समझ में आएगा कि वो क्या बोल गया, क्यों आया था। तो इसलिए वो पोइट भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गया कि वहाँ की ऑडियंस और उसका जो टॉपिक था या उसका जो बोलना था वो बिल्कुल विसंगति वाला था, मतलब बिल्कुल बेमेल था। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, कहते उसकी जो विजिट थी जेमिनी स्टूडियोज में वो हमेशा ही अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री रही, ऐसा रहस्य रहा जिसका कभी किसी को कोई पता नहीं चल पाया। अनएक्सप्लेन्ड जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, कोई व्याख्यान ना हो, मिस्ट्री, रहस्य। The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction, prose होता है गद्य, पोइट्री के ऑपोजिट, जैसे ऐसे, निबंध वगैरह। कन्विक्शन, दृढ़ निश्चय, grows stronger day by day, that prose writing is not and cannot be true pursuit of genius. Genius होता है कोई भी प्रतिभावान व्यक्ति, और परसूट हुआ लक्ष्य, खोज। अब क्या कह रहे हैं, कहते द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड में नॉट एडमिट इट, हो सकता है कि दुनिया के जितने भी महान गद्य लिखने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को एडमिट ना करें, स्वीकार ना करें, बट माई कन्विक्शन, लेकिन मेरा ये जो दृढ़ निश्चय है, ग्रो स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, वो लगातार दिन प्रतिदिन पक्का होता जा रहा है, दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू परसूट ऑफ अ जीनियस, कि गद्य लेखन कभी भी किसी प्रतिभावान व्यक्ति का लक्ष्य नहीं हो सकता है। दैट मीन्स पोइट्री जो है वो गद्य से ज़्यादा ही बेहतर है किसी भी साहित्यिक व्यक्ति के लिए। इट इज़ नॉट, इट इज़ फॉर द पेशेंट, पेशेंट धैर्यवान, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट जो निरंतर लगा रहे, चिरस्थायी जिसको कहते हैं। परसिवियरिंग, परसिवियर करना, निरंतर प्रयत्नरत रहना। ड्रज, कड़ा परिश्रम करना। विद अ हार्ट सो श्रंकन, श्रंकन सिकुड़ा हुआ, श्रिंक से बना है ये, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। कहते प्रोज लिखने के लिए कैसा व्यक्ति चाहिए, धैर्यवान चाहिए, परसिस्टेंट, ऐसा व्यक्ति जो धैर्यवान हो, लगातार अपने प्रयास में लगा रहे, लगातार कड़े परिश्रम करते रहे, और उसका दिल जो है वो इतना सिकड़ा हुआ हो कि उसे कोई भी चीज़ ना तोड़ सके। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, कहते रिजेक्शन स्लिप का भी उसके लिए कोई अर्थ ना हो। पहले इस लाइन का मीनिंग क्लियर कर लेती हूँ, उसके बाद आपको रिजेक्शन स्लिप का बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ लॉन्ग प्रोज पीस, कहते रिजेक्शन स्लिप के बाद भी वो तुरंत एट वंस लग जाता है इस काम में कि एक नया प्रोज पीस लिखे, नया गद्य लिखे, नया निबंध लिखे, एंड सेंड्स इट
ऑन टू अनदर एडिटर, और उसके साथ किसी और अन्य संपादक को भेजे। एनक्लोजिंग, एनक्लोज करना होता है घेरना या संलग्न करना। संलग्न करना मतलब कोई चीज़ अटैच करके भेजना, उसको कहते हैं एनक्लोज करना। पोस्टेज, डाक का खर्चा। फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हस्तलिखित जो चीज़ हो। कहते वो तुरंत ही क्या करने लगता है, एक लंबा गद्य का पीस लिखने लगता है और उसके बाद डाक का खर्चा लगा करके किसी अन्य संपादक को भेजता है उस मूल प्रति को या उस हस्तलिखित प्रति को। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई लेखक कोई निबंध लिखता है, कोई प्रोज का पीस लिखता है, तो वो क्या करता है कि उस हस्तलिखित निबंध को एक लिफाफे में डालता है। उस लिफाफे में एक खाली लिफाफा भी डालता है जो सेल्फ एड्रेस्ड होता है, जो खुद को एड्रेस किया होता है उसने, उसके ऊपर भी उसने डाक खर्चा लगाया होता है। वो इसलिए कि यदि जिस संपादक को वो अपना लेख भेज रहा है उसको वो पसंद नहीं आता है, तो वो संपादक क्या करेगा, उस लेखक के एड्रेस वाले टिकट लगे हुए उस खाली लिफाफे में रिजेक्शन स्लिप डालेगा। रिजेक्शन स्लिप का क्या मतलब हो गया, ये लिख के डालेगा कि जी ये लेख हम नहीं छाप सकते हैं इस कारण से, इसलिए हम आपको वो वापस भेज रहे हैं। तो उसको कहते हैं रिजेक्शन स्लिप। ऐसी स्लिप जिसमें ये लिखा हो कि आपका लेख नहीं छप सकता है। तो उस स्थिति में जो प्रोज लिखने वाला आदमी होता है वो रिजेक्शन स्लिप देख करके भी निराश नहीं होना चाहिए। उसको वो फटाफट क्या करता है, नया निबंध लिखने बैठ जाता है और नए संपादक को भेजता है वो पोस्टेज स्टैंप वगैरह लगा करके। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी, टाइनी होता है छोटी सी, अनाउंसमेंट घोषणा, इन एन इनसिग्निफिकेंट, ये बहुत बार आ चुका है शब्द आपके इसमें, इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन, कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज। कहते शायद इसी तरह के लोगों के लिए द हिंदू अखबार का नाम है। द हिंदू के ने पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था एक छोटी सी घोषणा एक अनइम्पॉर्टेंट से पेज के अनइम्पॉर्टेंट से कोने में। अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल। पीरियोडिकल एक किस्म की ऐसी पत्रिका होती है जो हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा निकलती है, उसको पीरियोडिकल कहा जाता है। बाय द नेम द एनकाउंटर। क्या एडवर्टीजमेंट छपी है द हिंदू में कि द एनकाउंटर नाम का एक अंग्रेजी पीरियोडिकल है जो छोटी कहानियों का कंटेस्ट कर रहा है, प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करा रहा है, प्रतियोगिता की व्यवस्था कर रहा है। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाजंट अ नोन कमोडिटी अमंग द जैमिनी लिटरेटी। लिटरेटी हुए पढ़े लिखे साहित्यिक रुचि रखने वाले लोग, और कमोडिटी हुआ उपयोगी वस्तु। कहते निस्संदेह ये जो द एनकाउंटर नाम का पीरियोडिकल है, ये जैमिनी स्टूडियो के भी पढ़े लिखे साहित्यिक लोगों के बीच में भी कोई बड़ी जानी पहचानी चीज़ या पीरियोडिकल का नाम नहीं था। मतलब बड़े सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंट अ कंसिडरेबल अमाउंट, कंसिडरेबल काफ़ी अधिक, सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड। मैन्युस्क्रिप्ट फिर वही हस्तलिखित प्रति, हाथ से लिखी हुई प्रति। कहते मैं चाहता था कि मैं उस पीरियोडिकल के बारे में आइडिया ले लूँ इससे पहले कि मैं इतना सारा डाक खर्चा उठाऊँ इंग्लैंड के लिए हस्तलिखित प्रति भेजने के लिए। तो इतना खर्चा उठाने से पहले मैं चाहता था कि उस पीरियोडिकल, उस पत्रिका के बारे में मैं ठीक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेता। इन दोज डेज, उन दिनों में, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, इसलिए क्या किया है लेखक ने, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी का नाम है, हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्ग विंडेड मोड़दार घुमावदार साइन बोर्ड्स तो आप समझते हैं, संकेत वाले बोर्ड्स, एंड नोटिस टू मेक यू फील यू वर स्नीक इनटू करना होता है कहीं बिना अनुमति घुस जाना, सेंध लगाना जिसको कहते हैं, चोरी करने से पहले जो करते हैं। अ फॉरबिडन निषिद्ध, ऐसा एरिया जहाँ जाना निषेध हो। अब क्या कह रहे हैं, उन दिनों में कहते हैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी की जो एंट्रेंस थी उसमें बड़े बड़े घुमावदार ना तो साइन बोर्ड लगे थे ना ही नोटिस लगे थे। ऐसे नोटिस या ऐसे साइन बोर्ड जिनको पढ़ करके आज ऐसा लगता है कि हम किसी निषिद्ध क्षेत्र में बिना अनुमति के घुस गए हों। मतलब उस टाइम लाइब्रेरी में कोई बड़े बड़े साइन बोर्ड्स नहीं होते थे और वहाँ एंटर करने से पहले आदमी हिचकिचाता नहीं था।
and there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness. कहते और वहाँ पर मुझे कॉपीज मिली, प्रतियाँ मिली द एनकाउंटर की, जो ताजगी की अलग अलग डिग्रीज में थी। ताजगी का क्या मतलब हुआ भाई, जैसे कोई आज की अखबार है, कोई 2 दिन पहले की है, कोई 3 दिन पहले की है, तो वो ताजगी की डिग्रीज हो गई, मतलब अलग अलग समय की न्यूज़पेपर हैं या पत्रिकाएं हैं। ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, कहते हैं और वो लगभग सब अछूती ही थी किसी भी लेखक से, मतलब उन मैगजीन्स को पढ़कर देख करके ही पता लग रहा था कि किसी ने उनको पढ़ने की हिम्मत भी नहीं की है, छुआ भी नहीं है। When I read the editor's name, जैसे ही मैंने संपादक का नाम पढ़ा, I heard a bell ringing in my shrunken heart. कहते मुझे लगा कि मेरे सिकुड़े हुए दिल में कोई घंटी बज रही हो। इट वॉज द पोइट हु हैज़ विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज़। क्यों लगी उसके दिल में घंटी बजने? क्यों? क्योंकि ये वही कवि था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था, वही वाला जिसका किसी को पता नहीं लगा भाई क्यों आया, क्या बोल गया, वो वाला। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। कहते मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा कोई खोया हुआ, बहुत समय पहले खोया हुआ भाई मिल गया हो। एंड आई सैंग एज आई सील्ड द एनवलप। एनवलप होता है कागज़ का लिफाफा जिसमें आप चिट्ठी, पैसे कुछ भेजते हैं, वो एनवलप। कहते और जैसे ही मैं उस एनवलप को बंद कर रहा था, सील कर रहा था, मैं गाना गा रहा था। एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और जब एड्रेस भी लिख रहा था तब भी गीत गुनगुनाते हुए लिख रहा था। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई है ये जान करके कि वो वाला कवि जो हमारे यहाँ आया था उसी को मैं ये शॉर्ट स्टोरी भेज रहा हूँ। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। इतना ही नहीं, लेखक कहते मैं महसूस करने लगा कि शायद जो गाना मैं गा रहा हूँ यही गाना वो भी गा रहा होगा। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी भारत की फिल्मों के पहली रील में और आखिरी रील में सेम ही गाना गाते हुए दो भाई एक दूसरे को पहचानते हैं, तो शायद कहते स्टीफन स्पेंडर भी वही गाना गा रहा होगा जो मैं गा रहा था, और वो मुझे पहचान लेगा अपने बहुत लंबे समय पहले खोए हुए भाई की तरह। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन, दैट वाज हिज नेम। कहते हाँ, उस कवि का नाम था स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन, दैट वाज हिज नेम, यही नाम था उसका। आप लोगों ने स्टीफन स्पेंडर की पोएम भी पढ़ी है इसी सिलेबस में, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। वो जो पोएम है वो स्टीफन स्पेंडर ने ही लिखी है। एंड ईयर्स लेटर, और सालों बाद, व्हेन आई वॉज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़, जब मैं जेमिनी स्टूडियोज़ से बाहर था, मतलब मैं जेमिनी स्टूडियोज़ छोड़ चुका था। एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, और मेरे पास काफ़ी समय होता था लेकिन काफ़ी पैसे नहीं होते थे। एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड हुआ कम प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन। तो कोई भी चीज़ जो कम कीमत की होती थी वो मेरे ध्यान को खींच लेती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस। कहते मद्रास के माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर, पगडंडी पर, देयर वॉज अ पायल ढेर ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। बिल्कुल नई किताबें थी वहाँ, उनका ढेर लगा हुआ था और हर एक किताब 50 पैसे की थी। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक। वास्तव में वो एक ही किताब की प्रतियां थीं। एन एलिगेंट शानदार, खूबसूरत पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। कहते और उसका जो कवर था उस बुक का, पेपर बैक जो थी वो एलिगेंट, शानदार, अमेरिकन ओरिजिन की थी। ओरिजिन अमेरिका के से मूलतः वो छपी होगी बुक, तो उसके कारण उसका जो कवर है वो अमेरिकन पेपर का है। स्पेशल लो प्राइस्ड एडिशन, स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी। एनिवर्सरी हुआ कोई साल पूरा हो जाए उसको कहते हैं एनिवर्सरी, मतलब वार्षिकांक होगा वो उनका। ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। क्या था? कहते ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एडिशन था, स्पेशल अंक था। और वो किस लिए छापा गया था? स्टूडेंट्स के लिए ही, क्योंकि 50वीं वर्षगांठ थी रूस की क्रांति की, उससे के संबंध में ये किताब जो थी वो छपी थी। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक। कहते मैंने भी 50 पैसे पे किए और एक कॉपी उस किताब की ले ली। द गॉड दैट फेल्ड, बुक का नाम है द गॉड दैट फेल्ड। 6 एमिनेंट
प्रभावशाली प्रमुख मैन ऑफ लेटर्स होता है विद्वान लोग। इन 6 सेपरेट एसेज डिस्क्राइब देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूशनमेंट होता है भ्रम का टूटना, भ्रम भंग होना, मोह भंग होना, उसको कहते हैं डिसइल्यूशनमेंट। रिटर्न कहते इस किताब में 6 अलग अलग लोगों के एसेस थे जिनमें उन्होंने लिखा था कि किस तरह से उनकी यात्रा रही है समाजवाद की तरफ, और समाजवाद से वो किस तरह से उनका मोह भंग हुआ है, वो पूरी उनकी यात्रा लिखी हुई थी उन 6 लेखकों की। तो 6 लेखकों में नाम बताए हैं एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोसलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। तो यहाँ पर भी स्टीफन स्पेंडर जो हैं एक हैं लेखकों में से। स्टीफन स्पेंडर सडनली द बुक अज्यूम कर लेना, धारण कर लेना, ग्रहण कर लेना, ट्रिमेंडस बहुत ज़्यादा, कहते अचानक ही वो बुक जो थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस महत्व वाली हो गई थी। क्यों? क्योंकि स्टीफन स्पेंडर का भी लेख था उसमें। स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज़। हाँ, कहते स्टीफन स्पेंडर वही कवि है जो जेमिनी स्टूडियोज़ आया था। इन अ मोमेंट, क्षण भर में, आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई, चैम्बर होता है कमरा, ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन होता है चमक, हेजी धुंधली, कहते और क्षण भर में ही मुझे महसूस होने लगा कि मेरे दिल का कोई अंधेरा सा जो कोना है वो जगमगाहट से धुंधला हो गया, मतलब वहाँ पे रोशनी हो गई है। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। कहते स्टीफन स्पेंडर के आने के लिए जो लोगों का रिएक्शन रहा था, प्रतिक्रिया रही थी जेमिनी स्टूडियोज में, अब वो कोई रहस्य नहीं था। द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री। कहते वो जो जेमिनी स्टूडियो का बॉस था उसको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था स्पेंडर की पोइट्री से, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड। लेकिन वो जो गॉड था जो फेल हुआ था उससे तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं था। दैट मीन्स गॉड किसको कहा गया है यहाँ? समाजवाद को क्या कहा गया है? तो रिच लोगों को जो बहुत अमीर हैं, बहुत साधन संपन्न हैं, वो समाजवाद के विरोधी हैं। तो इसीलिए कहते समाजवाद से तो उन बॉसेस का कोई लेना देना ही नहीं था। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त हो गया है। अब वर्ड मीनिंग्स पर एक नज़र डाल लीजिए। ऑब्वियस, स्पष्ट, प्रकट, प्रेशियस, बहुमूल्य, अनमोल, पेपर्ड, छिड़कना, बौछार, डेज्ड, भौचक्का होना, हैरान होना, ऑडियंस, श्रोतागण, एक्सेंट, उच्चारण का तरीका, अटेम्प्ट, एफर्ट, प्रयास, डिस्पर्स, तितर बितर करना, बेफलमेंट, हैरानी, सरप्राइज, अफोर्ड, समर्थ होना, वहन करना, कल्टिवेट, अभ्यास करना, उन्नत करना, शेयर, शुद्ध, निपट, इनकंग्रुटी, असंगत, बेमेल, ट्रैवल्स, बड़ा परिश्रम, प्रसव पीड़ा, प्रोज, गद्य, कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास, परसूट, खोज, लक्ष्य, परसिस्टेंट, स्थायी, निरंतर, परसिवियरिंग, निरंतर प्रयत्नरत, ड्रज, कठिन परिश्रम, एनक्लोज, घेरना, संलग्न करना, मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलेख, पीरियोडिकल, नियत अवधि पर निकलने वाली पत्रिका, कमोडिटी, उपयोगी वस्तु या द्रव्य, लिटरेटी, साहित्यिक रुचि रखने वाले पढ़े लिखे लोग, कंसिडरेबल, काफ़ी, अधिक, विंडेड, मुड़ना, स्नीक्ड इनटू, बिना अनुमति के प्रवेश करना या सेंध लगाना, फॉरबिडन, निषेध करना, श्रंकन, सिकुड़ा हुआ, एलिगेंट, परिष्कृत, सुंदर। धन्यवाद।